अचानक राजनीति के खेल को छोड़ के खेल के मैदान में कहाँ आ गए? खिलाड़ी तो खेल करता रहता है। खो खो से एक बड़ा लगाव था, ये था कि भाई अपनी माटी का खेल जो है वो विश्व भर में क्यों नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि राजनीति में आप इन दिनों कम सक्रिय हैं तो आपने कहा चलिए खेल के मैदान में ही सक्रिय हो जाएं। तो ये चुनावी खो खो है दिल्ली का, इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस को तो मात दे ही रही है, वो आम आदमी पार्टी को भी मात दे रही है। इस भरोसा है आपको? देखिए कितना अच्छा लगता है जब चीफ मिनिस्टर का मतलब यार पार्टी का नेता कहे भाई मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा। इन्होंने अब की बार इलेक्शन में क्या कहा है, मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे बिजली के बिल जो गलत आए हुए हैं उनको माफ कर दूंगा, यही कहा ना। इन्होंने ये क्यों नहीं कहा वो गलत कैसे आ गए। इस बार ऐसा कौन सा कारण है जो आपको लग रहा है कि ये काट की आंधी नहीं चलेगी? शिक्षा और हेल्थ का नैरेटिव चला, वो इफेक्टिवली काउंटर ही नहीं हुआ। मतलब बीजेपी काउंटर नहीं कर बीजेपी काउंटर ही नहीं करी क्योंकि बीजेपी लेट स्टार्टर थी उसमें। लोकसभा में हमेशा बीजेपी कहती है हमारे पास मोदी जी का चेहरा है। विधानसभा में दिल्ली में चेहरा कौन सा है? बिना चेहरे के आप चुनाव में उतर रहे हैं। इस समय समकक्ष नेतृत्व बहुत है भाजपा के पास। भाजपा मान लीजिए दिल्ली में 36 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सारा ध्यान जो केंद्रित है वो तो इलेक्शन जीतने पे है। सरकार कौन चलाएंगे वो तो बात की बात है। इस बार बीजेपी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर जाएगी? नमस्कार, मेरे कार्यक्रम अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक ख़ास मेहमान के साथ बातचीत करेंगे और वो ख़ास मेहमान कोई और नहीं, जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुधांशु मित्तल जी हैं। एक समय था कि सुधांशु जी देश की राजनीति के केंद्र में हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी का जब युग था भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि अभी भी वो राजनीति में सक्रिय हैं। अब केंद्र में है कि नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन राजनीति में है और सबसे ज़्यादा राजनीति के मैदान से दूर वो खेल के मैदान में ज़्यादा सक्रिय हैं इस समय। अभी हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खो खो प्रतियोगिता का संचालन बहुत बेहतरीन तरीके से किया, जिसमें भारत महिला और पुरुषों दोनों में चैंपियन हुआ है। तो हम उनसे बात शुरू करते हैं खो खो से ही, उसके बाद हम राजनीति पर आएंगे। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो ये देख रहा हूँ उसमें खरी बात क्या करेंगे आप? खरी बात तो खरी करूँगा। देखिए, आप तो राजनीति के खिलाड़ी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल करके विद्यार्थी परिषद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और मुझे याद है प्रमोद महाजन जी के साथ आप बिल्कुल उनके एकदम बड़ी सबसे निकट सहयोगी के रूप में देश की राजनीति जो एनडीए की थी उसमें सक्रिय थे। आप अचानक राजनीति के खेल को छोड़ के खेल के मैदान में कहाँ आ गए? आपने शब्द इस्तेमाल करा खिलाड़ी, तो खिलाड़ी तो खेल करता रहता है। अब खो खो से एक बड़ा लगाव था, ये था कि भाई अपनी माटी का खेल जो है वो विश्व भर में क्यों नहीं जाना चाहिए। विश्व भर के तमाम खेल तो हम यहाँ करते हैं लेकिन अपनी माटी का खेल जाता नहीं है। अब वोशू है, चंद देश खेलते हैं, यहाँ पे चंद लोग खेलने लगे। भाई सारे देश अपना खेल प्रमोट करते हैं, हम क्यों ना करें। ये नरेंद्र भाई ने अपने मन की बात में कहा तो मुझे लगा है कुछ करना चाहिए, और बस जुनूनी है हम लोग तो उसी जुनून में लग गए। और बड़े गर्व से कहना चाहिए कि भारत का अपना खेल खो खो आज 55 देशों में खेला जाता है। बड़ी बात जो बड़ी बात है जी, ये विश्व कप जो हमने करा था विनोद जी, उसमें 6 महाद्वीपों से प्रतिनिधित्व हुआ है। आप सोचिए कौन कौन टीम आई है। यूएसए, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, घाना, कीनिया, युगांडा, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओलंपिक जैसा हो गया। उसके बाद आप सोचिए साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तो सब जगह से जो है आए। और देखिए ये खेलने वाले वहाँ के मूल निवासी हैं, वो प्रवासी भारतीय नहीं है। नहीं तो ये बड़ा शॉर्टकट होता हमारे लिए कि उनके बीच में खिला दो, लेकिन नहीं, ताकि वहाँ पे इस खेल की लोकप्रियता बढ़े और इसको हम जो है अपने स्वप्नों में इसको ओलंपिक पे 32 में लेके जाना है और 30 में इसको एशियन गेम में लेके जाना है। और इस सपने को लेके हम लोग अग्रसर हुए। जो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, प्रथम वर्ल्ड कप का, वो भव्य आयोजन हुआ और हमने भी एक मापदंड स्थापित करे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्तर क्या होना चाहिए। जी।
तो ये है खो खो। और जैसा मैंने कहा कि अपनी माटी का खेल, उसका जो, उसकी जो सुगंध है, उसका जो सौंधापना है, अब वो जो है विश्व भर में फैल गया। उसको आपने दुनिया में प्रचारित कर दिया। जैसे कबड्डी को वो एशियाड में जगह मिल गई, तो कुल मिला करके। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि राजनीति में आप इन दिनों कम सक्रिय हैं, तो आपने कहा चलिए खेल के मैदान में ही सक्रिय हो जाएं? नहीं, जैसे पार्ट टाइम जॉब होता है ना। खेल हमेशा मेरा शौक था। मैं हमेशा खिलाड़ी रहा जी। मैं अभी तक जो है एक सक्रियता के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। तो खेलों से तो शुरू से लगाव रहा। अब एक और मौका मिला तो ये भी कर दिया। ये खेल कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। आपने खो खो को आगे बढ़ाया। अब ये बताइए, खो खो दिल्ली में हो रहा है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और कांग्रेस भी उसमें कहीं कहीं खेल रही है। तो ये चुनावी खो खो है दिल्ली का, इस पर आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है आपको? चुनावी खो खो में भाजपा कांग्रेस को तो मात दे ही रही है, वो आम आदमी पार्टी को भी मात दे रही है। इस भरोसा है आपको पूरा? पूर्ण भरोसा। उसका कारण है जी। मतलब मैं एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, मैं उस मामले में एक विश्लेषक की तरह बात। नहीं, आपका काफी तथ्यपरक और वो रहता है विश्लेषण। क्या है, देखिए, पहले समझिए इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी। ये 2013 में जब आए तो एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी थी मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास वैल्यूज है ना, अन्ना आंदोलन से जो आए थे, जो मिडिल क्लास वैल्यूज थी, ईमानदारी, शुचिता, ट्रांसपेरेंसी, सुचिता, जो जो चीजें मिडिल क्लास गवर्नेंस में देखना चाहती थी, वो सारों का प्रतिबिंब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बनी हुई थी। बिजली के खंभे पे चढ़ के इन्होंने बिजली के तार काट दिए, तब जोड़ दिए, मतलब जोड़ दिया था, कनेक्शन जोड़ दिया। हाँ, ठीक है। तो लोगों को लगता था कि जो प्रशासनिक अराजकता है, उसका अगर कोई जवाब देगा तो अरविंद केजरीवाल और उनके लोग देंगे, ठीक। लेकिन धीरे 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 हर चीज जो है, अच्छा देखिए कितना अच्छा लगता है जब चीफ मिनिस्टर का, मतलब यार पार्टी का नेता कहे, भाई मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी पे नहीं चलूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं बड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है यार ये देखो नेता जो है गाड़ी घोड़ा बंगला, इनके लिए तो यही प्राथमिकता है, इनके लिए हमारी सेवा करना प्राथमिकता नहीं है। तो इन तीनों चीजों को इन्होंने नकारा था, ठीक। लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 जिस व्यवस्था को ये गाली देते थे, सड़ी गली व्यवस्था को हम बदलने आए हैं, उस व्यवस्था का ना केवल ये अंग बने, उसका सबसे कुरूप अंग जो होता है वो बने। घर बनाया तो जो जो उसमें चीजें बनवाई, वो इनकी जो कथनी थी उसका बिल्कुल वो एंटीथेसिस रहा। फिर देखिए ये क्या, ये कुतर्कों की राजनीति करने लगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इन्होंने अब की बार इलेक्शन में क्या कहा है, मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे बिजली के बिल जो गलत आए हुए हैं उनको माफ कर दूंगा, यही कहा ना। इन्होंने ये क्यों नहीं कहा वो गलत कैसे आ गए, सरकार तो तुम्हारी थी भाई। तुम्हारी सरकार में ऐसी अराजकता कैसे हो सकती है कि मतलब जिस आदमी के घर में बिजली का, मतलब पानी का मीटर जो है लगा हुआ है, एक टूटी है उसकी, उसका 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, उसका 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है। ये अराजकता कैसे हो सकती है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वायदे हैं, झूठे वायदे बदल दिए जा रहे कि आपका कष्ट मैं जो है उसको निवारण कर दूंगा। अरे कष्ट क्यों हुआ, तुमने कष्ट क्यों दिया, पहले ये तो बताओ। कष्ट तो तुम, निवारण तो बाद में करोगे, कष्ट तो तुमने ही दिया था। तो क्या है, लफाजी से आदमी कोई समझे कि वो भ्रमित कर देगा, वो काट के आंडी एक बार चलती है, बार बार नहीं चढ़ती। लोगों में, इसलिए अगर आपने देखा होगा, लोगों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, ये इनकी सारी राजनीति इस पे बैंक कर रही है कि भाई मेरे को मुसलमान वोट मिल जाएगी, और मैंने जो फ्री भी दी हैं वो उससे गरीबों का। अब बिजली ले लीजिए, बिजली में 200 यूनिट का आपने कह दिया, 201 यूनिट होते हुए कहां से कहां पहुंच गया बिल। तो आज 200 यूनिट वाले कितने बचे, उस 200 यूनिट के चक्कर में 201 यूनिट वाले कितने हो गए। तो लोगों में प्रतिक्रिया है उसकी कि ये तो झांसा देता, क्योंकि हर चीज में जो इन्होंने बोला, इन्होंने कहा साहब
यमुना को अगर मैंने नहीं साफ करा 2025 में मुझे वोट नहीं दीजिएगा, आपने वीडियो देखा होगा। हाँ बिल्कुल हो गया। मुसलमान करते हैं, जब मौका होता है पलट लेते हैं। तो आज की राजनीति में इनको पलटू मास्टर माना जाता है और लोगों में अब इनकी विश्वसनीयता नहीं बची। इनका सबसे बड़ा जो सपोर्ट बेस था वो मिडिल क्लास मोरालिटी थी, नैतिकता थी। जब नैतिकता का हरण हो गया तो फिर ये खत्म हो गया। देखिए, हर तीसरे दिन तो आतिशी गिरफ्तार होने वाली है, मुझे खबर आई है, मुझे खबर आई है। अरे तुम्हें खबर आई तो फिर सत्यता क्यों नहीं हुई उस खबर की? भाजपा जो है इसको मुख्यमंत्री बना देगी, रमेश बिधूड़ी को, या भाजपा जो है प्रवेश को मुख्यमंत्री बना देगी। अरे हमें तो पता नहीं, तुम्हें कहाँ से पता लग जाता है? तो ऐसी जो वो नटवरलाल वाली जो एक छवि हो गई है ना, उससे नहीं जीत रही है। नहीं, लेकिन ये भाई 2013 में इनकी बात चल गई, 15 में चुनाव हुआ, इस वक्त मोदी जी बिल्कुल अपनी लोकप्रियता के चरम स्पर्श पर थे। 2014 का जीत के आई थी भारतीय जनता पार्टी, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। मोदी जी का जो लोकप्रियता का सूर्य था वो शिखर पर था। फिर ये 67 सीटें ले गए। फिर 2020 का चुनाव तब हुआ जब शाहीन बाग का आंदोलन था, पूरा ध्रुवीकरण तेज था। 5 अगस्त 2019 को आपकी 370 हट चुकी थी। पुलवामा के आलोक में लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें जीती थी। उसके बाद भी इनकी काट की हानि फिर पक गई। तो इस बार ऐसा कौन सा कारण है जो आपको लग रहा है कि ये काट की हानि नहीं चलेगी? मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, एक एक चुनाव को उठाइए। 2015 का चुनाव, 2015 में उनकी 49 दिन की सरकार रही थी जी, उसके बाद छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जो 8 महीने तक केंद्र सरकार का यहाँ रहा ना भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हो गया था। जी जी। तो लोगों को लगा कि भाई 49 दिनों में इन्होंने जो जो वायदे करके ये कर दिया और उसके बाद अगले 8 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो उम्मीद बन गई। देखिए, राजनीति जो है उम्मीद की राजनीति होती है। आप तुलनात्मक तौर पे देखते हैं कि मेरा भविष्य किसके साथ है, मैं कहाँ, वेर वुड आई बी बेटर ऑफ, है ना? तो उन्होंने 15 में ये देखा, 20 में 19 हो चुका था जी। 19 के बाद इन्होंने एक नैरेटिव चलाया। वो चलाया मोहल्ला क्लिनिक का। मैंने जो है हेल्थ में और शिक्षा में मैं तो रेवोल्यूशन लेके आ गया। अच्छा, क्या होता है, नैरेटिव को अगर आप बिल्डअप होने दें और नैरेटिव को काउंटर ना करें विद द ट्रूथ ऑफ द नैरेटिव, तो वो नैरेटिव स्टिक कर जाता है। तो ये जो शिक्षा और हेल्थ का नैरेटिव चला, वो इफेक्टिवली काउंटर ही नहीं हुआ। मतलब बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। बीजेपी काउंटर ही नहीं करी क्योंकि बीजेपी लेट स्टार्टर थी उसमें, इसलिए वो नैरेटिव इतना हो गया। लोगों ने कहा यार जो भी है, देखो काम बहुत अच्छा कर रहा है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। अब हेल्थ की असलियत जब हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है कि बार बार कि तुमने हेल्थ का भट्टा बैठा रखा है यहाँ पे कॉमन आदमी को जो है मतलब जीना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा की जो दुर्गति करी है, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे मतलब जितने बच्चों ने अपना एडमिशन नहीं, क्लासेस रिव्यू नहीं करी है, उसकी वजह से ये दोनों नैरेटिव जो है उसका झूठ लोगों के सामने आ गया। आज कोई मिलता है आपको कि जो कहता है कि नहीं दिल्ली में तो भैया हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, क्यों? झूठ पे है ना आधारित। आप नरेंद्र मोदी एक स्कीम देते हैं कि भाई जो भी आदमी है बीपीएल वाला, उसको 5 लाख रुपए का बीमा है, आयुष्मान का। आप कहते हैं आयुष्मान नहीं लगाएंगे, और क्या करेंगे कि साहब हमारे यहाँ होती है। अच्छा, आपके यहाँ क्या होती है? आपके यहाँ कैंसर का इलाज होता है क्या? नहीं इलाज होता है। आपके यहाँ डिफिकल्ट सर्जरी जितनी है उनका इलाज होता है क्या? नहीं होता है। सिर्फ हमारे क्लिनिक में होगा। अच्छा, ये कहते बाहर से करवा लो। बाहर से किन में करवा लो? जहाँ पे सिर्फ फर्जी बिलिंग होती है, आपने तो वो सेंटर बना रखे हैं, कोई हर एक सेंटर नहीं बना रखा इन्होंने। तो उसकी वजह से जो एक झूठा नैरेटिव था। अच्छा, फिर कैसी कैसी बातें करते थे। बिहारी आ जाते हैं यहाँ पे, वो फायदे ले जाते हैं। ये मतलब इनके कथन में संवेदनशीलता नहीं है। बात करते समय किसके खिलाफ
क्या बोल जाएंगे, इनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसे में इतने दिनों में लोगों में इनका चाल चरित्र चेहरा तीनों दिख गया। चाहे वो मालीवाल वाला किस्सा हो, जी, घर में आप सोचो एक महिला सांसद को पिटवाना, मतलब इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है क्या? भ्रष्टाचार का आलम अगर आप देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने तो उसके नाम पे वही कर लिया था, रेफरेंडम ही कर लिया था कि अगर तुम जानते हो कि मैं ईमानदार हूं और मुझे जेल नहीं जाना चाहिए तो मुझे वोट देना, नहीं तो भाजपा को देना। लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव वोट भाजपा को ही पड़ी। खैर वो तो दिल्ली का एक पैटर्न है कि विधानसभा का पैटर्न कुछ है और लोकसभा का कुछ है। ये ऐसा नहीं है। क्या होता है, जो इंटरिम पीरियड होता है ना, उस पीरियड में कुछ ऐसी चीज अगर हो जाए जिससे कि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। इन जब से लोकसभा हुए तब से लेकर अब तक में कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे कि पुराना कॉन्टेक्स्ट बदल के एक नया कॉन्टेक्स्ट आ गया हो। इसलिए ये फर्क है। इसलिए पुराने उस सारे से एनालॉजी निकालना शायद अतिशयोक्ति होगी। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 1993 में जीती थी, जब 49 सीटें आई थी और खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बीजेपी कोई चुनाव जीत नहीं पाई। 98 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस जीतती रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में। शीला जी एक बड़ा चेहरा बन गई दिल्ली का और भाजपा उनके मुकाबले कोई चेहरा दे नहीं पाई। उसके बाद 13 में हंग विधानसभा हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक चेहरा बन गए। भाजपा प्रयोग करती रही दिल्ली में। कभी उसने किरण बेदी को 2015 में उतार दिया चेहरा बना करके। उसके पहले विजय कुमार मल्होत्रा जी को एक बार बता दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन एक बार अध्यक्ष थे। तो इस बार भी कोई चेहरा नहीं भारतीय जनता पार्टी का, जबकि चेहरे के रूप में लोकसभा में हमेशा बीजेपी कहती है हमारे पास मोदी जी का चेहरा है। विधानसभा में दिल्ली में चेहरा कौन सा है? बिना चेहरे के आप चुनाव में उतर रहे हैं। वहां तो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा चेहरा है। इसमें एक फर्क है विनोद जी, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब लंबे कार्यकाल तक आप प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे होते हैं तो आपके साथ समकक्ष नेतृत्व आ जाता है। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता, मतलब जिसपे कि आपकी सारा केंद्रित नेतृत्व नहीं होता है, समकक्षित होता है। तो इस समय समकक्ष नेतृत्व बहुत है भाजपा के पास, अपने आप में जिनका एक कद है ना। चाहे वो प्रवेश का होगा, चाहे मनोज तिवारी का होगा, जितने मतलब लगे ये कद्दावर नेता है। इनको दिल्ली की पब्लिक लाइफ से ये जुड़े हुए नेता हैं, ये रिकग्नाइजेबल फेसेस हैं। तो जहां तक किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो उसमें कमी नहीं है, क्योंकि समकक्ष है। अब आप जब चेहरा कहते हैं तो तुलनात्मक तौर पे इन किसी का भी चेहरा जो है एक भद्दे चेहरे से तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि देखिए, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाया जा रहा है। आतिशी का दिखाया होता ना तो मैं घबराता, क्योंकि उसका बैगेज नहीं है। ठीक है, एक चेहरा दिखाते उसके, ये तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि वो तो स्टॉप गई थी, वो तो टेम्परेरी है। और मेरा चेहरा, अच्छा वो चेहरा जो अब का चेहरा है वो चेहरे का स्वरूप भी बदल चुका है, शक्ल भी बदल चुकी है। इसलिए वो जो एडवांटेज है वो आज एक डिसएडवांटेज है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों में जो प्रतिक्रिया इनके प्रति निकलती है ना, भाई झूठा है, मक्कार है, अविश्वसनीय है, ऐसे ऐसे जब शब्द निकलते हैं तो ये आप खुद ही सोचिए, राजनीति में ये लाइबिलिटी होती है या एसेट होता है? नहीं, लेकिन जो नाराजगी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, रिएक्शन है, तो इसकी क्या गारंटी है? वो बीजेपी की तरफ ही जाएगा, कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। देखिए, जाए मैं तो चाहता हूं कांग्रेस जो है ढंग से लड़े, क्योंकि हमेशा जो है प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। मतलब अभी तक की अरविंद केजरीवाल की जो अस्तित्व में बढ़ाव का कारण ही ये था कि कांग्रेस का पतन हो गया था। अगर आप देखें, कांग्रेस 3% वोट पे आ जाए तो स्वाभाविक तौर पे अरविंद केजरीवाल तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। कांग्रेस दम से लड़ रही है तो एक कम से कम मजबूत प्रतिपक्ष तो हो रहा है, उसमें जो होगा होगा। लेकिन राजनीति में कहीं एक वो जो होता है बैलेंस होता है राजनीति का, वो बैलेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो शायद इसलिए लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को 240 पे कर दिया कि बैलेंस होना जरूरी है। देखिए, 240 के बहुत कारण है। मतलब 240 का
जो मूल्यांकन है शायद इतने आसान शब्दों से करना संभव नहीं है। मतलब अगेन अगर आप देखें तो वो चुनाव, केंद्र के जो चुनाव होते हैं ना, ये अब फिर राज्य सेंट्रिक हो गए। मैं हमेशा पहले कहता था दैट सेंटर इज एन एग्रीगेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। एक समय आया जिनमें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वो केंद्र सेंट्रिक हो गए, जैसे 14 थी जी, ठीक है, हाँ, सेंट्रिक। सेंट्रिक हो गए। 19 का चुनाव था, वो भी पुलवामा देश का सवाल था। 2024 का चुनाव जो है वो स्टेट सेंट्रिक हो गया। तो विभिन्न राज्यों में राजनीति की वजह से, वहां की राजनीति की वजह से वहां के परिणाम निकले, ये केंद्र के परिणाम नहीं थे। तो इस वजह से 240 को किसी एक ढांचे में सांचे में ढालना शायद ठीक नहीं होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो दिल्ली का चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें कई भ्रांतियां जो हैं वो दूर होंगी, वो टूटेंगी। क्योंकि जो स्टीरियोटाइपिंग है ना कि भाई चेहरा नहीं है तो इसलिए हारोगे, जो स्टीरियोटाइपिंग्स है ना, ये स्टीरियोटाइपिंग्स टूटेगी। लेकिन चेहरे की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की है। देखिए, एक स्वाभाविक होता है, जहाँ पे एक स्वाभाविक नेतृत्व है वहाँ पे आप चेहरा दिखा देते हैं, जहाँ स्वाभाविक नेतृत्व नहीं होता वहाँ नहीं दिखाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चेहरा दिखाना ही है, मतलब वो चेहरा तो तब दिखाएंगे ना जब आपको लगता है कि ये चेहरा अब इतना परिपक्व है कि बाकियों के मुकाबले इसको दिखा के आप जीतेंगे। जैसे मैंने कहा 30 साल आप केंद्र से बाहर रहे, दिल्ली की राजनीति से आप प्रतिपक्ष में रहे, तो कोई एक चेहरा जो होता है उसके अराउंड चुनाव लड़ाना समकक्ष नेतृत्व है, उसके बाद सब हो जाएगा। नहीं, दिल्ली की डेमोग्राफी भी बदली है पिछले 30-40 साल में। शायद वो भी एक वजह है कि बीजेपी उस चीज़ को सही ढंग से एड्रेस नहीं कर पाई, जैसे अभी तक पूर्वांचलियों को लेकर के बीजेपी की स्पष्ट नहीं है। देखिए, पूर्वांचलियों के बीच भाजपा में, क्योंकि बिहार में हमारी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो जो पूर्वांचली पूर्वांचली जहाँ से आता है, हाँ, यूपी बिहार, वहाँ तो हमारे प्रति उनका स्नेह है ना। तो ये क्यों होगा कि वहाँ पे तो स्नेह होगा, यहाँ स्नेह नहीं होगा? ये फिर भ्रांति का सवाल है। ये भ्रांति कि भाई पूर्वांचली हमारे साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? बिहार में हमें सपोर्ट कर रहा है, यूपी में तो हम सपोर्ट कर ही रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? देखिए, पूर्वांचली का भी बड़ा मजेदार एक कैरेक्टर है। पूर्वांचली इज अ कास्टिस्ट इन द स्टेट। हाँ, स्टेट इन स्टेट ही इज अ कास्टिस्ट, उसका पॉलिटिकल बिहेवियर कास्टिस्ट है। जैसे ही वो स्टेट के बाहर आता है वो पूर्वांचली हो जाता है। हाँ, फिर वो कास्ट भूल वो खास बोलता है और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्टेट की जो आबो हवा है उसी का वो प्रतिबिंब होता है। इसलिए ये जो वोट बैंक है, जैसे मुंबई में उत्तर भारतीय है, वो यूपी बिहार का जो यूपी बिहार वाला है वो किसके हिसाब से वोट करता है? जो यूपी बिहार का एक माहौल होता है, या फिर वहां पे कोई उत्तर भारतीय के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ वोट करेगा। तो वो उसकी लार्जर आइडेंटिटी है ना। दिल्ली में हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा उत्तरांचल, मतलब पूर्वांचलियों में आज कोई चेहरा है तो मनोज तिवारी का है। तो ये जो छोटे छोटे सेक्शन है, उत्तराखंड, जी, दिल्ली में पूर्वांचली जितना है उत्तराखंडी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप अगर सारा ट्रांस यमुना जाइए, ये सब मंडावली ये सारा जो है, तो उत्तराखंडी बहुत है यहाँ पे। और उत्तराखंडी का तो अटूट प्रेम किस पे है? हम पे। तो इसलिए जो डेमोग्राफी है, उत्तराखंड बनाए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो इसीलिए जो यहाँ की डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में इंडिविजुअल सेक्शंस को अगर आप उठाएंगे तो इस समय माहौल भाजपा के पक्ष में है। तो आपको क्या लगता है, अगर भाजपा मान लीजिए दिल्ली में 36 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती है, जो भी नंबर आए, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन हो सकता है? कैसा हो सकता है? मुझे तो वो पोस्ट इलेक्शन है, अभी तो पहले इलेक्शन की चिंता करते हैं। इलेक्शन हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, इस पे सारा ध्यान जो केंद्रित है वो तो इलेक्शन जीतने पे है ना।
सरकार कौन चलाएंगे वो तो बात की बात है, पहले लेकिन सरकार बने। 2015 का जो चुनाव, 2020 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भाजपा ने हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। आप देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, सीए हो गया था, 5 अगस्त को 1970 हट चुका था, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जी जो है, जिस तरह से उन्होंने पूरे दिल्ली में कैंपेन किया था, सघन कैंपेन, और वो बयान कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, या गोली मारो वाला बयान, या प्रवेश वर्मा के बयान, वो सब हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की, लेकिन वो चला नहीं। इस बार बीजेपी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर जाएगी? ऐसा है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या था? हमेशा राजनीति में उस समय का राजनीतिक माहौल क्या था, राजनीति में उस समय के विषय क्या चल रहे थे, उसके उस समय के मुद्दे क्या थे। तो स्वाभाविक तौर पे उस समय का मुद्दा 370 था, जन्मभूमि का फैसला आ चुका था, है ना। तो जो स्वाभाविक मुद्दे होंगे, आप उन्हीं को तो मुद्दों को सामने रखोगे। आज के दिन वो मुद्दे ही नहीं है। 370 आज के दिन दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कोई मुद्दा है क्या? या मतलब राम जन्मभूमि मंदिर का भव्यता के साथ शिलान्यास हो चुका है, वो शिलान्यास नहीं, उद्घाटन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है। तो आज के मुद्दे जो हैं वो इनके कुशासन पे केंद्रित मुद्दे। लेकिन जो बटेंगे वो कटेंगे का नारा योगी जी ने दिया था उत्तर प्रदेश में, और जो महाराष्ट्र में एक है सेफ हैं में बदल गया, तो वो तो महाराष्ट्र में कारगर हुआ, हरियाणा में भी कारगर हुआ, तो क्या उसको दिल्ली में मतलब भाजपा अपनाएगी, लाएगी उस नारे को? क्योंकि योगी जी आ रहे हैं 14 सभाएं करने के लिए। ऐसे बटेंगे और कटेंगे का जो था, या वो सारा परिप्रेक्ष्य जो था, ये आपको पता नहीं है। वैसे ये भाजपा के अंदर की मीटिंग में योगी जी ने बोला था, बस तुम बटोगे तो कट जाओगे आपस में। अच्छा, आपसी जो गुटबाजी, आपसी गुटबाजी का है ये, उसका परिप्रेक्ष्य हिंदू मुसलमान नहीं था। ये तो फिर क्या होता है कि बयान के अलग अलग आयाम जो है लोग निकाल लेते हैं, तो ये था। वो नारा बन गया, अब नारा बन गया, संघ ने भी मोहर लगा दी उस पर। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मोहर नहीं लगाई, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है। संघ ने कहा गलत क्या है। स्वाभाविक है कि अगर आप जो हैं आप संगठित नहीं होंगे तो आपका नुकसान होगा। तो किसी भी, चाहे संगठन हो चाहे कोई समूह हो, संगठित होगा तो फायदा होगा, नहीं संगठित होगा तो नुकसान होगा, इतनी सी चीज है। तो संघ और भाजपा के बीच में जो तनातनी खबरें आती रहती हैं कई बार कि लोकसभा चुनाव में संघ ने मेहनत नहीं की इसलिए 240 पे अटक गया मामला, क्या लगता है? आप तो संघ के बहुत करीब हैं, भाजपा को भी बहुत भीतर से जानते हैं। ऐसा है, विश्लेषण करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो जब कुछ स्वाभाविक विश्लेषण ना मिले तो यही विश्लेषण कर लो। बाकी देखिए, अब तो सब जितनी भी जगह हम जीत रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, संघ पूरी तरह लगा हुआ है, संघ पूरी तरह लगा, यही कह रहे हैं ना। अब दिल्ली में क्या आपकी खबर है? संघ पूरी तरह लगा हुआ है ना, बस खत्म ही बात। यानी संघ और बीजेपी में सब ठीक ठाक है। संघ मतलब पूरी तरह लगा हुआ है, विस्तारक भेजे हुए हैं, एक एक व्यक्ति जो है एक एक पोलिंग बूथ को लेकर पकड़ा हुआ है। पूरी मशीनरी जो है, जो एक विचारधारा के साथ जुड़ी मशीनरी है, वो उसको मानती है कि इस समय दिल्ली बचाना जरूरी है, देश का सवाल है ये, और इसलिए वहाँ काम चल रहा है। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, जो हमेशा हो जाया करता था? पहली बार इतना लंबा मामला खींच रहा है। क्या था, ये चुनाव जो थे, ये 1 दिसंबर से ये प्रक्रिया चालू हुई है चुनावों की, और हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि पहले 50% जब तक स्टेटों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। तो जो स्थितियां अभी हैं और जिनमें स्टेटों के हो चुके हैं, उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद ये हो जाएगा। कहा जा रहा संघ और भाजपा में सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए ऐसा कुछ है। किसी ने आपको बोला क्या? नहीं, मुझे नहीं बोला। नहीं बोला तो छोड़िए ना। ये सब कयास से होती हैं। मतलब जब सब लोग समन्वय से चलते हैं तो फिर सहमतियां जो हैं वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, वो संगठनात्मक असहमति और सहमति नहीं होती है। आपने इतना लंबा आपका राजनीतिक जीवन है, छात्र राजनीति से आपने राजनीति में आए, मुख्य रूप से राजनीति में जो कटुता इन दिनों आई है पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरह से संबंध पक्ष विपक्ष के बीच में ऐसा लगता है जैसे शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए हो, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी,
वो मतलब उसको किस रूप में देखते हैं? जबकि हमें याद है कि हम लोग, मैं भी 40 साल से जर्नलिज्म में कवर कर रहा हूँ, अटल जी का जमाना भी देखा, सोनिया जी जब नेता विपक्ष होती थी, अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, तब भी संवाद था तमाम दोनों दलों के बीच में। और वो भी मुझे याद है कि जब भी कोई मामला फंसता था तो अटल जी सीधे फ्लोर लीडर्स को बुला के बात कर लेते थे। अब वो संवादहीनता क्यों है पक्ष विपक्ष के बीच में? ये राजनीति की ओवरऑल बदलाव है कि हर एक में कटुता आ गई राजनीति में। वो हम लोग, आपको ध्यान है, कहते थे कि भाई मत भिन्नता होती है, मन भिन्नता नहीं होती। हाँ, अब क्या है, मनों में कहीं फर्क आ गए हैं और इतनी पर्सनलाइज पॉलिटिक्स कर दी है कि अब जो है, अब मतलब जो पहले हंसी ठट्ठा होता था, जी। राजनीति अपनी जगह, दोस्तियां अपनी जगह, और सबसे बड़ी बात क्या है, विचार का आदान प्रदान। विषयों पे इतनी चर्चाएं होती थी आपस में, लेकिन कटुता आने के बाद वो सारा जो संवाद है वो खत्म होना है। और शायद ये चालू हुआ कि जब नरेंद्र मोदी, जो कि एक हेट आइकन बने हुए थे प्रतिपक्ष के लिए, जब वो उसके बावजूद चुन के आए, तो वो जो कुठाराघात हुआ लोगों की अहम पे, उसने कटुता पैदा कर दी कि जिससे आप नफरत करते। देखिए, अगर राजनीति में नफरत का केंद्र किसी प्रतिपक्ष ने किसी को बनाया तो नरेंद्र मोदी को बनाया, अगर आपको ध्यान होगा। बाकी सब स्वीकार्य थे, लेकिन ये जो है ये, अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, वो नफरत के बावजूद जब वो सफल हुए तो वहां से जो पूरा राजनीतिक माहौल था वो फिर बिगड़ता चला गया। वो मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और वहां से दूरियां बढ़ती गई, कटुता बढ़ती गई और आक्रमण जो व्यक्तिगत आक्रमण है वो व्यक्तिगत आक्रमण बहुत बढ़ गए और वहीं से फिर व्यवस्था खराब होती है। जैसे सुधांशु जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक समय संसदीय कार्य मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती थी पक्ष विपक्ष के बीच में संवाद की। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद महाजन जी कार्य मंत्री, सुषमा जी थी, अनंत ने भी अच्छा, अनंत कुमार जी थे। हमें याद है, ये तो बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा कांग्रेस सरकारों गुलाम नबी आजाद थे, प्रेमचंद दास मुंशी थे, और भी कई लोग थे जिनको हम लोगों ने कवर किया, देखा, तो बहुत अक्सर संवाद। अब तो सच्ची बात है कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का नाम ही नहीं होगा, ध्यान आता है कि कौन है। ये कुछ एक कमी, देखिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो संवाद को। मैं वो मानता हूं आपकी बात, लेकिन मैं राजनीतिक चतुराई या राजनीतिक सूझबूझ में प्रतिपक्ष की आचरण पे मैं तो समझ नहीं पाता हूं। देखिए, संसद चले उसका फायदा किसको है, पहले ये सोचिए। ज्यादा फायदा विपक्ष को है। हाँ, जितने मुद्दे उठाएगा। सरकार को तो अपने जो बिल पास करना वो करवा ही लेंगे। हाँ, सब वो आखिरी दिन जो है सब पास बिना बहस करा देंगे। तो किसके फायदे में संसद चलना? प्रतिपक्ष के फायदे में। और ये दुर्भाग्य है कि ये प्रतिपक्ष यही नहीं समझता कि उसको फायदा का है, नुकसान का है। वो सोचते हैं कि संसद ना चलने में उनको फायदा हो रहा है। जितनी राजनीति मैं समझता हूं, मुझे लगता है जितनी राजनीति आपने देखी है, उसमें तो हमने देखा है कि प्रतिपक्ष के मुद्दे ही तब आते हैं जब संसद चलती है। बिल्कुल, संसद ना चलना तो सरकार के पक्ष में है। अब ये लोग जो है, ये समझना, ये नासमझी करके हुए, ये तो सरकार का खेल खेल रहे हैं। भाई, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? जवाबदेही नहीं है भाई। संसद में क्या होता है, सरकार की जवाबदेही होती है, जवाब देना पड़ता है। आपको प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, आपकी खिंचाई होती है वहां पे, आपको कटघरे में खड़ा करना जाता है, मोशंस आते हैं। वो आपके फायदे का है ना। सरकार तो है ही ना, चला ही नहीं है, उसको क्या जरूरत है कि जवाबदेही हो। अब ये जवाबदेही का अपना जो आपका एक मौका था, आप खुद ही उस मौके छोड़ रहे, तो क्या करोगे आप इसको? लेकिन मोहन भागवत जी ने जो कहा कि लोकतंत्र में जो है विपक्ष जो है वो प्रतिपक्ष होता है, शत्रु नहीं होता है। तो किसके लिए कहा उन्होंने? मैंने इशारा हुआ किसकी तरफ? आप समझे नहीं। मैंने शब्द अभी सारे समय आपने प्रतिपक्षी बोला। मैं हमेशा प्रतिपक्ष बोलता हूँ। मैं आज से नहीं, शुरू से बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ कि ये जो सोच है, ऑपोजिशन अंग्रेजी का शब्द है, हमारे यहाँ शब्द था प्रतिपक्ष, पक्ष और उसका दूसरा पक्ष। हम विपक्ष नहीं कहते हैं,
विपक्ष तो विरोधी पक्ष हो गया। विरोधी, जब विरोधी आप कहोगे तो कुछ तो विरोध करना है। देखिए, जैसे ही आप इस भूमिका को विरोधी भूमिका बनाएंगे तो सही हो गलत तो मुझे तो विरोध करना है, और प्रतिपक्ष बनाएंगे तो दूसरा पक्ष भी हो सकता है। इसलिए सोच में परिवर्तन हो गया है। अब वो प्रतिपक्ष नहीं बचा, वो विरोधी पक्ष बचा है। तो विरोधी पक्ष को तो हर चीज का विरोध करना है। फिर क्या करोगे राजनीति में? मैं सही करूं तो आप मेरी खिलाफत करोगे, मैं बुरी करूंगा तो मेरी खिलाफत करोगे, तो मैं सुनूंगा ही नहीं आपकी। तो विरोधी करना है। जब आपको विरोधी करना है तो मैं सुनूंगा क्यों आपकी? इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं भी अब समय आ गया कि प्रतिपक्ष को अपनी नीति जो है, रणनीति पे दोबारा विचार करना चाहिए। अच्छा, आप अपनी भूमिका पे भी दोबारा विचार करना चाहिए। आपने वो भारतीय जनता पार्टी भी देखी है जिसका नेतृत्व अटल जी और अडवाणी जी करते थे। आज की भाजपा भी देख रहे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी या नड्डा जी के नेतृत्व में है। क्या फर्क है दोनों पार्टियों में, दोनों मतलब युगों में? देखिए, पार्टी तो एक ही है। एक हमेशा समझिएगा, कोई भी व्यवस्था जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ माइक्रोकॉज्म ऑफ योर सोसाइटी। कोई भी व्यवस्था जो होती है आपके समाज का प्रतिबिंब होती है। सामाजिक मूल्य जो हैं उनके परिवर्तन से राजनीतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आएगा। यह छूती नहीं रहती हैं चीजें, और इसीलिए सारी व्यवस्था का जो परिवर्तन देख रहे हैं वो वही है। पहले आप सेवा भाव जो था समाज में देखते थे, अब आप समाज में मटीरियलिज्म ज्यादा देखते हैं। बहुत सफलता के पैमाने बदल गए ना। आप सफलता तब थी जब आपका यश था, आपकी शोहरत थी। आज सफलता हुआ है जब आपके पास पैसा है। यही है ना। अब जब ये समाज में बदलाव आएगा तो राजनीति कैसे उससे अछूती हो जाएगी? ये जो कहेगा, देखिए, तर्क कुतर्क वितर्क 3 चीजें होती हैं। तो मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, मैं तो कुतर्क जो है उनसे बचना चाहता हूँ। कुतर्क से बचना चाहते हैं। मैं बचना चाहता हूँ ना। मैं कह दूं कि नहीं कुछ नहीं होता, तो वो नहीं है। असलियत तो ये है ना, आज राजनीति के अंदर जो है भ्रष्टाचार की सीमाएं इसलिए पार कर गई क्योंकि समाज के अंदर भ्रष्टाचार विषय ही नहीं बचा ना। ये तो मोदी जी ने, देखिए, एक सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिट है राजनीतिक व्यवस्था पे। 2014 तक आते आते पूरी राजनीतिक व्यवस्था पे ही विश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमाएं इतनी लांघी जा चुकी थी कि लोगों को इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था पे आस्थाएं खत्म हो गई थी। मोदी जी ने इस पे जो अंकुश लगाया, और ये आज 11 साल में आप भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर पाए। इसलिए कि नहीं खड़ा कर पाए क्योंकि उनके आचरण ने उस पर अंकुश लगाया। ये दिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, वही बीजेपी में आ गए। हाँ, और स्वीकार हो गए। अब इसका मैं वितर्क देता हूँ। तर्क वितर्क हो रहा है ना। जब उन पे आरोप लगे थे तब तो तुमने क्या कहा था, ईमानदार है, और इधर आ गए तो बेईमान हो गए। जो तर्क हम पे लगा जाता है वो विपक्ष पे भी तो है, कि जब हम कहते थे ये बेईमान है तो आपने कहा नहीं ईमानदार है। हमारे आते ही आप कह रहे देखो बेईमान जो है तुमने ले लिया, तो आपने उनके ईमानदार के शब्द को स्वीकार कर लिया। इसीलिए क्या प्रश्न हुआ कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, ये सहूलियत के विषय बन गए। ये सहूलियत के विषय बन गए ना, कि आपके साथ था तो वो ईमानदार था जब हम कह रहे थे, और हमारे साथ आते ही अरे भाई ये तो बेईमान था, तुमने ले लिया बेईमान को। तो जो हम पे तोहमत लग रही है तो आप पे भी उतनी एप्लीकेबल है। तो ये सहूलियत के विषय, इन पे क्या चर्चा करोगे आप? मतलब राजनीति सहूलियत का विषय हाँ, हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजनीति में एक कुछ मूल्य जो हैं वो अब सामाजिक मूल्य हो गए। जैसे समाज में कुछ चीजों की स्वीकार्यता हो गई, वैसे राजनीति में कुछ चीजों की स्वीकार्यता हो गई। खो-खो में ही रहेंगे या राजनीति में भी कुछ नया करेंगे? मैं क्वाइट एसेंशियली एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सोच में राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अपनी 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 मतलब विचार में, अपने आचरण में मेरे को राजनीति शुरू से, मतलब ये आज का नहीं है, मैं 45 साल हो गए। तो माई लाइफ हैज रिवॉल्व्ड अराउंड पॉलिटिक्स। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव स्लेप्ट विद पॉलिटिक्स, आई हैव ईटन पॉलिटिक्स। मतलब दैट इज इट, दैट शैल ऑलवेज रिमेन। अब आपकी सक्रिय भूमिका है या नहीं है, दैट डजंट टेक द पॉलिटिक्स आउट ऑफ यू। अब सक्रिय भूमिका संगठन को लगेगी
तो हो जाएगी, नहीं लगेगी तो नहीं होगी। लेकिन मैं कोई ना कोई राजनीतिक कार्य कंस्ट्रक्टिवली करता रहता हूँ। जैसे आजकल मैं एक बड़े अच्छे उसमें कार्य में लगा हूँ। देखिए, इस समय की राजनीति में सबसे फेवरेट विपिंग हॉर्स कौन है? आरएसएस है, आरएसएस है ना। आरएसएस की सबसे बड़ा जो उसका काम है और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसका सेवा कार्य है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को उसके बारे में अंदाजा भी है। संघ के 2 लाख प्रकल्प से ज्यादा चलते हैं रोज वाले। ये वो नहीं है कि भाई कहीं आपदा आ गई और संघ वाले पहुंच गए ना। नियमित रूप जो से, नियमित रूप से निरंतर हर क्षेत्र में 68 सब वर्टिकल्स हैं जहां पे कि संघ के कार्यकर्ता समाज सेवा में लगे हुए हैं, मानव सेवा में लगे हुए हैं। इसकी तुलना में विश्व में कोई संगठन नहीं है जिसके कि 3000 2000 भी संगठन है, मतलब पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है, मतलब 2000 प्रकल्प नहीं है। इतना बड़ा फर्क है जी। लेकिन इसका पता ही नहीं किसी को। शिक्षा ले लो, वुमेन एम्पावरमेंट ले लो, समाज सेवा ले आदिवासी लो, मतलब आप वनवासी कल्याण आश्रम ले लो, आप हेल्थ ले लो सेक्टर में, मतलब ट्रेनिंग ले लो, एम्पावरमेंट, मतलब कोई सेक्टर आप उठा लो, वहां पे संघ का अद्वितीय कार्य है। और हर गली कोने तो छोड़ दीजिए, कहीं छोटा गांव चले जाइए वहां पे मिल जाएगा। ऐसे बड़े कार्य को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसके बारे में, और देखिए अब तो 100 साल पूरे हो रहे हैं। वही 100 साल हो रहे हैं, तो 100 साल में संघ की पिछले 50 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि तो उसकी सेवा है। और इसका बड़ा यूनिक मॉडल है। देखिए, ग्लोबल सेवा मीन्स चैरिटी, हमारी सेवा इज वॉलंटियरिंग। पैसा नहीं है हमारी सेवा, हमारी से हम अपना धन मन तन से मानव सेवा करते हैं। हमारी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। कोई भी हो व्यक्ति, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसके बीच में कोई पक्षपात नहीं होता है। आप किसी ईसाई के यहाँ चले जाइएगा इंस्टीट्यूशन में, तो अगर आप ईसाई हैं तो आपकी फीस माफ हो जाएगी, या आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, या मतलब अलग अलग धार्मिक समुदाय में ये होता है, संघ में नहीं होता है। इंक्लूसिवनेस है। नहीं तो ये इंक्लूसिवनेस जो संघ की है वो उसकी राजनीति में क्यों नहीं दिखती? हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चल रहा है। अच्छा, किसका, कौन चला रहा है हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव? कौन चला रहा है? ना, अगर आप मोहन जी के बयान देखिए क्या होता है। हर मंदिर, हर मस्जिद की खुदाई हो रही है कि नीचे शिवलिंग। मोहन जी ने कहा कि, अब मोहन जी ने क्या कहा? देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन की आस्थाएं और मान्यताएं किसके कथन पे अभिव्यक्ति होती है? जो उसका मुख्य होगा ना, मुखिया जो बोलेगा वही। अब भाजपा है, भाजपा के 12 करोड़ सदस्य हैं। अगर सुधांशु मित्तल बोलेगा तो भाजपा थोड़ी बोल देगी। मैं अगर भाजपा का पदाधिकारी हूं और मुझे उन्होंने ऑथराइज कर रखा है, तो मैं जो बोलूंगा वो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं होगी, वो संगठन की होगी। व्यक्तिगत ओपिनियन तो किसी की कुछ भी हो सकती है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है वो कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है या संगठन कह रहा है। होता क्या है कि संगठन के किसी भी व्यक्ति का कोई बयान उठा के हम उसको संगठन के सिर पर मर देते हैं। ये कहां से ठीक है? जब अरे भाई आप समझे नहीं, इतने बयान होते हैं, डिसोन कौन करेगा? संघ जब अपना बयान कह रहा है कि नहीं, हमारा जो सारा था वो राम जन्मभूमि का हमारा आंदोलन था, वो हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हर मस्जिद में तुम्हें शिवलिंग देखना है क्या? ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये 18 करोड़ मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है और इनको हम अपने साथ मिला के नहीं चलेंगे तो देश आगे नहीं चल सकता। अब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यवस्था में एक फ्रिंज एलिमेंट होता है, किसी भी व्यवस्था में एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट होगा ना। अब आप फ्रिंज एलिमेंट को व्यवस्था बनाओगे या अपवाद मानोगे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। मेरा कहना है, अपवादों पे जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर रहे हो। आपको संघ को देखना है तो संघ की मान्यता देखो। मैंने आपसे कहा ना, सेवा देखो। जो यूनिक मॉडल सेवा का संघ का है वो उसकी मानवता पे आस्था दिखाता है। आपको मैं अगर
मुसलमानों के लिए कितना क्या क्या काम हो रहा है सेवा के माध्यम से, ईसाइयों में मतलब कितना इंक्लूजन। अच्छा देखिए और एक भी समझिए, हर धार्मिक संस्थान में कन्वर्जन होता है, संघ की सेवा में कभी एक कन्वर्जन नहीं हुआ आज तक। तो आप प्योरिटी ऑफ सेवा समझिए। घर वापसी तो विश्व हिंदू परिषद करती है, घर घर वापसी इज नॉट कन्वर्जन। विश्व हिंदू परिषद भी संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन वही है। कह रहा हूं, घर वापसी और कन्वर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाम बदल दिया, काम तो वही है। नहीं नहीं, जो आपके यहां से एल्योरमेंट के थ्रू या कोहर्शन के थ्रू कन्वर्ट हुए थे, आपने उनसे कहा कि वापस अपनी जमीन पे आ जाओ, अपनी मूल्य भावनाओं को वापस कर लो। अब वो वापसी करी है। कन्वर्जन क्या होता है कि आपके जो है, मैं आपको धार्मिक धर्म परिवर्तन अल्योरमेंट में दूंगा। तुम मेरे विद्यालय में पढ़ने आओगे तो धर्म परिवर्तन कर लो, तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। मेरे हॉस्पिटल में तुम्हें फ्री का ट्रीटमेंट हो जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लो। और देखिए इसमें एक और, विनोद जी, मतलब ये देश का दुर्भाग्य है। ग्लोबली अगर आप ग्लोबली चर्चा करें तो एंटी कन्वर्जन लॉ कौन मानता है? जो वहां का अल्पसंख्यक होता है वो एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग रखता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेजॉरिटी के ऑन स्लॉट में हमारे को कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी जो मूल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो कहता है इसको बचाने के लिए आप जो है एंटी कन्वर्जन लॉ लाएंगे। हिंदुस्तान की विडंबना देखिए, यहाँ मेजॉरिटी कह रहा है भाई एंटी कन्वर्जन लॉ लाओ, और माइनॉरिटी कह रही है नहीं लाओ। तो आप सारी व्यवस्था का वो देख रहे हैं कि विरोधाभास देख रहे हैं व्यवस्था का। चलिए सुधांशु जी, आज आपने राजनीति, खेल, संघ की सेवा कार्य, तमाम सारे मुद्दों पर मुझसे बात की। हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला, अपने चूँकि आप इतना व्यस्त थे खो खो में के आयोजन में और दिल्ली के चुनाव में, फिर भी आपने समय दिया। मैं तो कहूँगा अपने पुराने मित्र से हमने मित्रता का निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने खरी खरी नहीं सुनाई मेरे लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, मैं तो, मेरा तरीका यही है खरी खरी सुनाने का। शुरू से मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे कन्हैयालाल नंदन जी मेरे गुरुओं में से एक थे, तो कहते थे किसी के दिल से अगर बात निकालनी है तो प्यार से निकालो, लड़ के मत निकालो। नहीं विनोद जी, आपका एक जो आपकी एक अपनी पहचान है, वो विश्वसनीयता की पहचान है कि आप जो है किसी एक चेहरे से, एक चश्मे से विषयों को नहीं देखते हैं। आप जो है विषयों को उसके तर्क पे, उसकी सत्यता पे देखते हैं। और इसीलिए आज की पत्रकारिता में आप जैसे व्यक्ति चुनिंदा बचे हैं। मैं तो ईश्वर से कल्पना करूंगा कि और विनोद अग्निहोत्री अगर व्यवस्था को दे दे तो ये व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। वैसे राजनीति में भी सुधांशु मित्तल बहुत कम है, हो गए हैं। अभी वो पुराने लोग लौटे, वापस आए वो समय, तो बहुत अच्छा लगेगा जब राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो लेकिन मनभेद ना हो। इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, जिनसे हमने बात की। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।